Good morning students, this is your social science class. The chapter is nationalism in India. पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था, उससे कुछ क्वेश्चंस अभी बता देंगे आपको बाद में. फिलहाल आपको ना ये देखना है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद. देखिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, पहले देखिए नेशनलिज्म इन इंडिया. नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद. भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद. देखिए 1947 से पहले हमारा जो देश वो अंग्रेज़ों का गुलाम था. उस समय हमारे देश में बहुत सारे आंदोलन चले. राष्ट्रवाद उसी से संबंधित शब्द है जब देश के नागरिक में अपने राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना जागती है, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है. फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन. देखिए पहला टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वार. पहला वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके बारे में, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन. नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन जो हुआ था. आफ्टर 1919, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 से 1918 तक चला था, यानी 1914 से 1918 तक हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था. उसके बाद गांधी जी जो हमारे देश के जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी थे, देश को आज़ाद कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन्होंने कई आंदोलन चलाए. यहाँ देखा उन्होंने कि भाई ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थिति अंग्रेज़ों की, हालांकि ये जो ब्रिटिश थी वो जीत गए थे, जो अंग्रेज़ थे वो जीत गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, लेकिन उनकी कंडीशन थोड़ी डाउन हो गई थी, ख़राब हो गई थी, क्योंकि युद्ध में उनका काफ़ी पैसा लगा था और काफ़ी जान माल की हानि हुई थी. तो गांधी जी ने सोचा कि अब अवसर भी है कि हम अपने हक को मांगे और देश को आज़ाद कराने में लोगों का सहयोग ले. आफ्टर 1919 द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया वाज स्प्रेडिंग इनटू न्यू एरियाज. 1919 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन जो था भारत में वो बहुत तेज़ी से एक अलग तरीके से फैला. न्यू एरियाज इन दिस मूवमेंट न्यू सोशल ग्रुप्स वर आल्सो इन्वॉल्व. इसमें जो इस आंदोलन में नए नए जो समाज के ग्रुप थे वो भी शामिल हो गए. न्यू सिस्टम ऑफ स्ट्रगल वर डेवलप, और एक नया सिस्टम यानी कि संघर्ष करने का एक नया तरीका अपनाया गया. वर्ल्ड वार फर्स्ट हैड क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. प्रथम विश्व युद्ध से एक नई आर्थिक और एक राजनीतिक सिचुएशन उत्पन्न हो गई. देखिए प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का काफ़ी पैसा लगा, बहुत उसमें जो युद्ध के समय में उनका काफ़ी खर्चा हुआ. उस खर्चे को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया. उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया. देखिए इसमें आगे आएगा भी. इट लेड टू वाइड डिफेंस एक्सपेंडिचर. टू compensate for this expenditure, war loans were taken and tax were increased, custom duty increased and income tax was introduced. इनकम टैक्स वगैरह, कस्टम ड्यूटी और बहुत सारे टैक्स यहाँ के लोगों पर बढ़ा दिए गए ताकि वे अपने युद्ध का जो खर्चा था, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसका खर्चा पूरा कर सके. फ्रॉम 1913 टू 1918 प्राइजेज ऑफ गुड्स हैड डबल्ड. 1913 से 1918 के बीच, यानी कि 13 से 18 के बीच में जो चीज़ों के रेट थे, जो वस्तुओं के रेट थे, वो बिल्कुल डबल हो गए. गुड्स हैड डबल्ड ड्यू टू विच हार्डशिप ऑफ द कॉमन पीपल इंक्रीज ग्रेटली. जो आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रहा था, यानी कि रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए उस समय 1913 से 1918 के बीच, क्योंकि इस दौरान क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 के बीच में. तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो ब्रिटिश कंपनियां थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने यहाँ के लोगों को के ऊपर ज़्यादा बर्डन डाल दिया, टैक्स वगैरह उनसे वसूलना शुरू कर दिया. इस कारण से जो
वस्तुओं के जो रेट थे वो डबल हो गए। पीपल ऑफ इंडिया वर फोर्स्ड, और यहाँ के जो लोग थे उन्हें ज़बरदस्ती गांव से पकड़ कर उन्हें आर्मी में भर्ती किया जाने लगा, जिस कारण से गांव के क्षेत्र में गुस्से का माहौल था। देखिए, पहले की सिचुएशन में और अब की सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले आर्मी में भर्ती करने के लिए ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ के ले जाते थे। आज सिचुएशन अलग है। आज लोग पैसा भी देने को तैयार है, दिन रात मेहनत करता ताकि वो आर्मी भर्ती हो जाए। लेकिन उस समय, अंग्रेज़ों के समय में, ज़बरदस्ती गांव से लोगों को पकड़ के ले जाते थे और उन्हें फौज में भर्ती कर देते थे, क्योंकि सैनिकों की बहुत आवश्यकता थी। कई लाख आदमी मारा गया था जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो लोगों की भर्ती इसीलिए बहुत ज़्यादा की गई थी, उन्हें ज़बरदस्ती फोर्स में शामिल किया जाता है। जिस कारण से गांव से जो पकड़ के लोगों को ले जाते थे, तो गांव के अंदर लोगों के मन में एक गुस्से की भावना थी अंग्रेज़ों के प्रति। और द पीपल ऑफ इंडिया वर फोर्स्ड टू जॉइन द विलेज बाय द ब्रिटिश, ड्यू टू विच देयर वाज वाइड स्प्रेड एंगर इन द रूरल एरिया में काफ़ी गुस्से की भावना फैल गई थी। इन 1918 एंड 1920-21 द क्रॉप वाज डैमेज, 1920-21 में फसल भी बर्बाद हो गई थी, जिस कारण से जो भोजन की भी कमी हो गई थी, शॉर्टेज ऑफ फूड। At the same time, influenza epidemic spread according to the census of 1921. 12 to 13 million people died due to famine of epidemic. लगभग 12 से 13 मिलियन लोग, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 और 1 करोड़ 30 लाख, इसके लगभग लोग महामारी से मर गए थे, क्योंकि इन बीमारी फैली 1921 में, 1921 में, यानी कि आज से 100 साल पहले। जैसे इस तरह से आजकल जो फैली हुई है कोरोना वायरस की बीमारी, इसी तरह से एक बीमारी आई थी इन्फ्लुएंजा स्प्रेड फैली थी ये, और इसमें काफ़ी करोड़ों आदमी, यानी कि 1-1.5 करोड़ के करीब आदमी मारा गया था। उस समय इतनी सुविधा नहीं थी, चिकित्सा की सुविधा नहीं थी, सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए, जिस कारण से काफ़ी लोग मारे गए। अगर आज की सिचुएशन भी ऐसी थी कि अगर कोरोना वायरस जिस तरह से देश में फैला, अगर इसमें भी सरकार सही तरह से कदम ना उठाती शुरू में, तो काफ़ी लोगों की जान जा सकती थी, करोड़ों लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन जल्दी स्टेप उठाए गए, जिस कारण से 2-4 महीने की हमें परेशानी तो हुई, लेकिन इससे लोगों की जान बची। जान है तो जहान है, अगर जान बची रहेगी तो आगे भी आदमी काम करेगा। इसी कारण से आप देख भी रहे हो, स्कूल कॉलेज वगैरह सब बंद है। और ये पहले इस तरह की बीमारी आज से 100 साल पहले भी 1921 में भी आई थी, जब काफ़ी लोग मारे गए थे, करोड़ों लोग मारे गए थे। आज हमारे देश में मृत्यु का आंकड़ा इतना नहीं है जितना पहले था, जितना 1921 में करोड़ में था, आज हमारे यहाँ पे इतना नहीं है, क्योंकि इसको अभी कंट्रोल किया हुआ है गवर्नमेंट ने। पीपल डाइड टू फेमाइन एपिडेमिक, पीपल होप दैट देयर प्रॉब्लम्स would after the war ended, but it did not happen. लोगों को विश्वास था भाई, जब 1914 में जब युद्ध चल रहा था, 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, तो उसमें लोगों को उम्मीद थी कि भाई जब ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा तो शायद हमारी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्ध ख़त्म होने के बाद उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। हालांकि अंग्रेज़ों को इसमें विजय हुई थी, वे जीते थे, मित्र राष्ट्र थे, वे जीत गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उनके ऊपर टैक्स लगा दिए गए और उनसे ज़बरदस्ती वसूली की जाने लगी। ऊपर से जो नेचुरल डिजास्टर जैसे प्राकृतिक प्रकोप भी सहना पड़ा लोगों को, बीमारी फैल गई, जिससे जान माल की काफ़ी हानि हुई थी। इसके बाद देखिए, एट द सेम टाइम ए न्यू लीडरशिप, इसी समय में एक लीडरशिप, एक नेतृत्व, गांधी जी का नेतृत्व आया, हु प्रेजेंटेड न्यू आइडिया ऑफ, जिन्होंने हमारे देश में संघर्ष का एक नया विचार दिया। यानी कि गांधी जी का उसी टाइम 1913-14 में ही गांधी जी यहाँ देश में आए थे, वे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, यहाँ के लोगों के लिए संघर्ष स्टार्ट कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही वो यहाँ आए थे और उन्हें लगा कि भाई अब यहाँ के लोगों को यहाँ से मुक्ति दिलानी चाहिए, क्योंकि वो पहले दक्षिण अफ्रीका में लोगों के लिए संघर्ष करके आए थे। वहाँ से आने के बाद उन्होंने यहाँ के लोगों को भी यहाँ की राजनीति में पार्टिसिपेट किया और यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कई आंदोलन किए। इनमें से कुछ आंदोलन देखे और नीचे दे रखा था आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का विचार।
गांधी जी का पहला जो पॉइंट है ये द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था उन्होंने सबसे पहले इन 1915। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1915 में जब देश में वर्ल्ड वार चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में 1914 में जो वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, उसी समय 1915 में 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी सक्सेसफुली फोर्ट अगेंस्ट द रेसिस्ट रेगिम विद ए नोवल मेथड ऑफ मास एग्निशन। यानी वहाँ पे साउथ अफ्रीका में उन्होंने नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ मोर्चा लिया था और उनके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया था। नस्ल भेदी सरकार का मतलब है साउथ अफ्रीका में गोरे कालों का वो लड़ाई थी कि जो गोरे लोग थे वहाँ के, वो काले लोगों पर अत्याचार करते थे, उन्हें बहुत सारे अधिकार नहीं दिए हुए थे। तो गांधी जी ने उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उन्हें वहाँ जीत दिलाई थी। इसके बाद इट वाज कॉल्ड सत्याग्रह, से सत्याग्रह कहा गया। इन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का जो विचार आया था द पावर ऑफ ट्रूथ। किसका मतलब है? इसका मतलब था शक्ति। किसकी शक्ति? सच्चाई की शक्ति। सर्च ऑफ ट्रूथ वर, और उन्होंने सच्चाई की शक्ति पर जोर दिया था कि सच्चाई में बहुत शक्ति होती है। सत्याग्रह का मतलब था कि हमारी एक विचारधारा है, इसके अंतर्गत हम सच्चाई के बल पर हम बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना है। इट मीन्स इफ़ योर कोज इज नोबल एंड योर स्ट्रगल इज अगेंस्ट। इसका मतलब था कि अगर आपका जो कार्य है संघर्ष के प्रति वो महान है तो आप अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हो। देन देयर इज नो नीड ऑफ फिजिकल फोर्स। तो उसमें आपको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। अपने सामने वाले का जो आपको प्रतिरोध कर रहा है, जो आपका मुकाबला कर रहा है, जो आपका शत्रु है, उसके लिए आपको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। उस अन्याय के लिए लड़ने के लिए आपको फिजिकल फोर्स यानी इतनी ताकत की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए और सत्य की जीत होनी चाहिए। विदाउट रिस्टोरिंग टू द स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीगेशन, सत्याग्रह कैन ओनली सक्सीड इन स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस। सत्याग्रह जो है इसे संघर्ष विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सत्याग्रह की विचारधारा को नॉन वायलेंस के द्वारा यानी कि अहिंसा के द्वारा, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अहिंसा के बल पे हम आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। ऑल द पीपल इंक्लूडिंग एनिमी रेदर देन कंपेलिंग देम टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू वायलेंस। वे सब लोग इसमें शामिल हुए, शत्रु हो चाहे कंपेलिंग देम टू एक्सेप्ट ट्रूथ, सच्चाई के बल पे हम, और कुड बी मोटिवेटेड टू सी द ट्रूथ एंड एक्सेप्ट इट विद इंट्यूशन। दिस स्ट्रगल अल्टीमेटली लीड टू ट्रूथ। उन्होंने कहा कि कोई हमारा चाहे शत्रु हो, कितना ही बड़ा सा बड़ा हमारा प्रतिरोधी हो, हम सत्याग्रह के बल पर उसको जीत सकते हैं। दिस स्ट्रगल अल्टीमेटली लीड्स टू ट्रुथ। यही संघर्ष गांधी जी ने इसी बल पर, सत्याग्रह के बल पर ही वो आगे उन्होंने अपने संघर्ष को बढ़ाया, अपने स्ट्रगल को बढ़ाया। गांधी जी का विश्वास था कि इस रास्ते पर, नॉन वायलेंस अहिंसा के रास्ते पर, कैन बी टाइड टू ऑल इंडियंस इन द फॉर्म ऑफ यूनिटी। यानी उन्होंने कहा था कि सत्य के बल पर ही, सत्य और अहिंसा के बल पर ही हम भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। यानी कि अगर हमें भारतीयों को आज़ादी दिलानी है, आज़ादी के प्रति उनमें एकता लानी है, तो हमें सत्य और अहिंसा की विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। गांधी जी भी ऑन सत्याग्रहवाज। गांधी जी का सत्याग्रह के बारे में क्या विचार था, उनका व्यू क्या था? सत्याग्रह इज नॉट ए फिजिकल फोर्स। उनका कहना था कि सत्याग्रह क्या है, एक फिजिकल फोर्स नहीं है, ताकत का काम नहीं है कि आप शारीरिक शक्ति दिखा रहे हो, ये वो नहीं है। ये सत्याग्रह नाइदर हर्ट्स, क्योंकि सत्याग्रह ना तो कभी किसी को नुकसान पहुंचाता है,
अपने शत्रु को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, और नोर ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय हिज एनिमी, और ना ही वो अपने शत्रु का विनाश करता है। यानी सत्याग्रह का मतलब ये नहीं कि हम किसी को, हमारा जो शत्रु है हम उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं या उसे हम बर्बाद करना चाहते हैं। देयर इज़ नो प्लेस, क्योंकि सत्याग्रह में किसी भी दुर्भावना के लिए स्थान नहीं होता। यानी सत्याग्रह का मतलब है कि आप अपने शत्रु को भी शारीरिक बल के आधार पे नहीं, अपनी विचारधारा, अपनी सत्य और अपनी अहिंसा के बल पे जीत सकते हो। उसमें दुर्भावना का कोई स्थान नहीं होता। दुर्भावना मीन्स यानी किसी के प्रति हमारे मन में वो नहीं होना चाहिए कि भाई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि समान रूप से हमें लोगों के हित के बारे में सोचना पड़ेगा। गांधी जी के यही विचार थे, उन्होंने सत्याग्रह की यही परिभाषा दी। देखिए नेक्स्ट पेज पे है आपका, आफ्टर कमिंग टू इंडिया, जब वो भारत वापस आए गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया बहुत सारे स्थान पर। सबसे पहले जो उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था वो चंपारण में किया था, बिहार में। कब किया था वो? 1917 में। तो 1917 में उन्होंने चंपारण में किया था। 1917 में जो आंदोलन हुआ था वो चंपारण, एक जो बिहार की एक जगह है। एंड इंस्पायर्ड फार्मर टू फाइट, उन्होंने किसानों के लिए, जो वहाँ के किसान थे उनके लिए ये आंदोलन किया था। द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, जो वहाँ पर बागान के जो मालिक थे, जो काम कराते थे छोटे मजदूरों से, वो वहाँ के लोगों को बहुत ही कम मजदूरी देते थे। उसी के खिलाफ उन्होंने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था बिहार में, बिहार के चंपारण ज़िले में। प्लांटेशन सिस्टम इन 1918 में ही ऑर्गेनाइज उन्होंने एक सत्याग्रह टू सपोर्ट द फार्मर ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। जो ये गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा, वहाँ भी उन्होंने 1918 में सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया था, उनके सपोर्ट में कार्य किया था। ही वांटेड टू बी रिलैक्स इन रिवेन्यू कलेक्शन इन, वो चाहते थे कि जो सरकार उनसे रिवेन्यू लेती है, जो टैक्स लेती है, उसमें छूट दे। यानी कि सरकार, मान लीजिए, अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम आज की परिस्थिति से समझ लेते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई GST लगा दिया या कोई ऐसी चीज़ लगा दी, यानी 20% या 25%, 25% या 30%, मान लीजिए 50% लगा रखा है या 30% लगा रखा है, सपोज दैट। तो 30% को तो लोग क्या करेंगे? तो गांधी जी ने, वो ज़्यादा हो जाएगा टैक्स, लोगों के ऊपर ज़्यादा भार पड़ेगा। तो गांधी जी ने ऐसी कोशिश की सत्याग्रह के द्वारा जो सरकार उनसे टैक्स लेती थी वो कम ले, यानी इसमें कटौती की जाए। तो उनका प्रयास रहा और इसमें वो सफल भी रहे, और उनका जो ये सत्याग्रह था, इससे वहाँ के जो सरकार थी उसको झुकना पड़ा और उन्होंने उसको रेवेन्यू को कम कर दिया था। गांधी जी डिड नॉट वांट ओनली पॉलिटिकल फ्रीडम, गांधी जी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, बट आल्सो वांटेड इकोनॉमिकल, वो चाहते थे कि आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी यहाँ के जो लोग हैं वो तरक्की करें। वो ये नहीं चाहते थे कि राजनीतिक रूप से यहाँ के लोग आज़ाद हो, बल्कि वो चाहते थे सामाजिक रूप में भी। सामाजिक रूप में कैसे? यहाँ हमारे देश में पहले वो डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा था, भेदभाव, ऊंच नीच की भावना ज़्यादा थी, एक दूसरे से भेदभाव करना, ऊंची जाति नीची जाति, इस तरह के बहुत से, अमीरी गरीबी, इस तरह के वर्ग बटे हुए थे। तो गांधी जी का विचार था, गांधी जी ने अपने विचार दिए कि भारतीय लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से भी वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करें फॉर द पीपल, लोगों के लिए स्पिरिचुअल। उन्होंने कहा था कि भाई धार्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी वो यहाँ के जो लोग हैं वो जीवन में प्रगति करें, तरक्की करें। इंस्पायर्ड बाय दिस सेंटिमेंट, इस चीज़ से लोग प्रभावित होकर इस्टेब्लिश द ग्रामोद्योग संघ, तलीनी संघ। देखिए इसी चीज़ से इंस्पायर होकर बहुत सारी संस्थाएं शामिल हो की गई, संस्था को लगाया गया, बनाया गया, जिसमें ग्रामोद्योग संघ था, तलीनी संघ, प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें प्राइमरी बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी, हरिजन संघ, ही एम्फेसाइज द डेवलपमेंट, और एक जोर दिया गया डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री। यानी गांधी जी का ये भी विचार था कि स्वावलंबी बनो, यानी कि अपने ही
अपने ही देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करो, ब्रिटिश वस्तुओं का इस्तेमाल मत करो। जैसे आजकल चल रहा आत्मनिर्भर भारत, हम जैसे बहुत से देशों पर डिपेंड हो गए थे, चाइना की चीज़ें लाएंगे, चाइना की चीज़ें यूज़ करेंगे। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सभी को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। अगर हम अपने देश की वस्तुएं ही खरीदेंगे, अपने देश की ही चीज़ों को बनी हुई चीज़ें खरीदेंगे, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और प्लस यहाँ हमारा देश तरक्की करेगा। हमारे देश का जो इकोनॉमिक जो पैसा है वो बाहर नहीं जाएगा और देश का पैसा देश में रहेगा। हम इंपोर्ट ना करके एक्सपोर्ट हमें ज़्यादा करना चाहिए, यानी बाहर से वस्तुएं कम मंगाए और अपनी वस्तुएं बाहर अधिक से अधिक भेज सके, ताकि हमारा नाम ज़्यादा हो सके। ग्लोबल से वोकल, अभी प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था ना कि हमें ऐसी चीज़ों का उत्पादन करना चाहिए ताकि हम धीरे धीरे हमारे पूरे वर्ल्ड में, विश्व में पहचान बन सके। ऐसे ही गांधी जी के विचार थे, वो भी चाहते थे कि देश अपने पैरों पे खड़ा हो, जो भी उत्पादन हो वो हमारे देश के लोग स्वयं करें अपने देश में। इसीलिए उन्होंने जोर दिया था डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब है लघु उद्योग वगैरह जो थे, जो लघु और कुटीर उद्योग जो थे। कुटीर उद्योग उन्हें इसलिए कहा गया जो छोटे छोटे काम करें ताकि लोग, अब देखिए गांधी जी ने ऐसे बहुत आंदोलन भी चलाए कि लोगों ने चरखा चलाकर, सूत काट कर जो अपना वो जो होता है उससे खादी वगैरह बनाई और उससे लोगों को रोज़गार भी मिला। गांधी जी के कहने पर बहुत से लोगों ने जो है ब्रिटिश चीज़ों का बहिष्कार किया, उनके वस्त्रों का बहिष्कार किया, वस्त्रों को त्याग दिया, उनके स्कूलों को त्याग दिया, अपनी सरकारी नौकरी तक उन्होंने त्याग दी गांधी जी के कहने पर। उस समय गांधी जी इतने फेमस थे। गांधी जी वाज ए सिंबल ऑफ हिज सेल्फ रिलायंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम। वो किसके प्रतीक में, यानी कि खादी जो थी वो एक सेल्फ रिले यानी आत्मसम्मान का प्रतीक मानी जाती। खादी पहनना, पहले के समय में खादी के कुर्ते, खादी के जो कपड़े पहनते थे लोग उस समय अपने आप को, आज भी तुमने देखा होगा बड़े बुजुर्ग लोगों को देखा होगा टोपी वगैरह, गांधी टोपी पहनते थे और खादी के वस्त्र, खादी के कपड़े पहनते हैं बहुत से लोग। तो उन्हें अनुभूति होती थी, वे फील करते थे कि भाई हाँ ये हमारे देश की वस्तु बनी हुई है और ये हमारे अपने देश की है, हम दूसरे देश की वस्तु यूज़ नहीं कर रहे हैं। ही सेड, वह उन्होंने कहा था कि दैट खादी इज नॉट ओनली, उन्होंने कहा था कि खादी कोई वस्त्र नहीं है, खादी न केवल एक वस्त्र है। उन्होंने कहा था ही सेड दैट खादी इज नॉट ओनली ये गारमेंट, खादी कोई कपड़ा ही नहीं बल्कि ये हमारी एक विचारधारा है। खादी, ही सेड दैट, उन्होंने कहा था, देखिए ये वर्ड, ये बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, ही सेड दैट, उन्होंने कहा था, ही सेड दैट खादी, खादी कपड़ा है, खादी इज नॉट, खादी इज नॉट ओनली ए गारमेंट, खादी ना केवल एक कपड़ा है, इसे हम कपड़ा ना माने, गारमेंट, बट एन आइडियोलॉजी, ये एक विचारधारा है। बट एन आइडियोलॉजी, ये गांधी जी के विचार थे। उन्होंने कहा कि हमारी एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आइडियोलॉजी यानी विचारधारा है, विचारधारा यानी हमारे विचारों का इसमें समावेश है। ये नहीं है कि हमने इसे खादी को कपड़े की तरह समझ लिया, कपड़ा नहीं है, कपड़ा तो है ही, साथ के साथ इसके साथ हमारी विचारधारा जुड़ी हुई है, हमारे संस्कार जुड़े हैं, हमारे लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है। तो गांधी जी ने इस तरह के जो विचार लोगों के मन में लाए, वो उन्होंने लोगों के अंदर देश की भावना जागृत की, देश को आज़ाद कराने की भावना जागृत की। इसी कारण ये था कि काफ़ी लाखों लोग उनके एक इशारे पर अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद देखिए जो अगला टॉपिक आपको कराया जाएगा ये है रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट देखिए, रोल्ट एक्ट के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। रोल्ट एक्ट जो था इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज पास्ड फॉर द सपरेट्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी। रोल्ट एक्ट जो पास किया गया था भारतीय सरकार 1919 में, 1919 में वाज पास्ड, वो पास की गई थी
जो यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनको दमन करने के लिए थी। जो यहाँ क्रांतिकारी कौन थे? जो देश को आज़ाद कराना चाहते, देश को आज़ाद कराने वाले जो लोग थे उनको दबाने के लिए कांग्रेस ने एक एक्ट निकाला था, एक नियम निकाला था जिसे रोल्ट एक्ट कहा जाता है। इट्स पीरियड वाज ओनली टिल द वार पीरियड। इसका जो समय था वो कब तक था? वार पीरियड के दौरान था, यानी कि युद्ध के समय ही इसका समय माना जाता है। जब वो युद्ध चल रहा था उस समय अंग्रेज़ों को डर भी था, भाई अब युद्ध चल रहा, हमें बाहर से भी लड़ना पड़ रहा है और इधर देश के अंदर से भी हमें लड़ना पड़ेगा, तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि हमें नुकसान उठाना पड़े। तो उन्होंने ऐसे नियम निकाले, ऐसे कानून निकाले, रोल्ट एक्ट, जिसमें रोल्ट एक्ट क्या था इसमें देखिए, इसके बारे में बता देता हूँ, इसके बाद फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाएगा, वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराएगा। रोल्ट एक्ट के बारे में बताऊँ, ये रोल्ट एक्ट जो था ये सिडनी रोल्ट नाम के एक जज थे, एक कमेटी बनाई गई, उसमें सिडनी रोल्ट नाम के जज थे। उन्होंने एक एक्ट पास किया कि जो भी ये पास कब हुआ था? 18 मार्च। रोल्ट एक्ट पास, रोल्ट एक्ट वाज पास्ड कब हुआ था? 18 मार्च 1919 में इसको पास किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये सिडनी रोल्ट जो जज थे उनकी एक कमेटी थी, उन्होंने वो ये पास किया था। इसमें क्या था? मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दे दिया गया था, राइट टू अरेस्ट एनी रेवोल्यूशनरी आफ्टर द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, यानी प्राथमिक जांच के बाद ही कोई भी पुलिस विभाग का व्यक्ति या कोई भी मतलब जो प्रशासनिक से रिलेटेड जो भी अधिकारी था वो रिवोल्यूशनरी यानी जो क्रांतिकारी था उसे गिरफ्तार कर सकता था, यानी कि बिना उसके साथ मतलब उस पर कोई केस वगैरह ना चल के। इसका मतलब ये था कि यहाँ के जो लोग थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्हें ज़बरदस्ती थोड़ा सा ही कोई छोटा सा कोई शक भी हुआ, किसी पे अगर थोड़ा सा भी शक हो गया उसे प्राथमिक पूछताछ के बाद ही उसे गिरफ्तार कर सकते थे और उस पर केस चलता था और उसको बिना इसमें कोई वो कानून वो चलाए, मुकदमा चलाए, उसे 6 महीने तक उसे कोई जमानत भी नहीं मिलती थी। इस तरह का एक कानून बनाया गया था टू प्रोटेस्ट। इसके खिलाफ लोगों ने देर वाज स्ट्राइक हुई, देश में बहुत हड़ताल हुई। 30 मार्च 1919 एंड 6 अप्रैल 19 बुलेट्स पर बहुत सारी जगह भीड़ों पर गोलियां भी चलाई गई और उसमें 8 लोग भी मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए थे। ऑन 7 अप्रैल गांधी जी वर रिलीज्ड आफ्टर अरेस्टिंग। 7 अप्रैल को गांधी जी को आज़ाद कर दिया, गांधी जी को पकड़ लिया था पहले। देर वाज फिर बहुत अहमदाबाद में बहुत दंगे फसाद हुए और गांधी जी अरेस्ट बट द सिचुएशन वाज अरेस्टेड बाय गांधी जी इंटरवेंशन। गांधी जी को गिरफ्तार किया गया लेकिन गांधी जी ने सबको समझाया तो सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। गवर्नमेंट हैड गॉट द राइट टू एंड द फ्रीडम ऑफ द पब्लिक एंड द पुट, और तो सरकार ने फिर बहुत बुरी तरीके से लोगों को ऊपर अत्याचार किया, उनकी आज़ादी को छीना गया। एक्ट बिकॉज ऑफ दिस कोज रोल्ट एक्ट वाज कॉल्ड ए ब्लैक लॉ। इसे रोल्ट एक्ट को काला कानून भी कहा गया है। रैली प्रदर्शन वगैरह अलग अलग शहरों में हुए रोल्ट एक्ट के खिलाफ। वर्कर ऑन द रेलवे वर्कशॉप वेंट, जो वर्कर थे रेलवे में काम करने वाले वो स्ट्राइक पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। concerned with the movement and scared with that lines communication such as railway telegraph would be disputed। और रेलवे और जो टेलीग्राफ कम्युनिकेशन की लाइनें ये इन सब पे बहुत प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट रिप्रेशन ऑफ द नेशनल लीडर, और जो ब्रिटिश प्रशासन था उसने जो यहाँ के राष्ट्र के जो नेता थे, बड़े बड़े नेता, उन्हें दबाना शुरू कर दिया, यानी इनको जेल में डालना शुरू कर दिया। मैनी लोकल लीडर वर अरेस्टेड, बहुत सारे जो लोकल लीडर्स थे अमृतसर में उन्हें अरेस्टेड किया गया। गांधी जी को बैन कर दिया गया कम टू दिल्ली की, वो दिल्ली नहीं आएंगे, यानी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया गांधी जी पे। ऑन 10 अप्रैल 10 अप्रैल को द पुलिस फायर्ड अपॉन ए पीसफुल। 10 अप्रैल को पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से अमृतसर में लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर गोलियां चलाई। आफ्टर दिस पीपल स्टार्टेड, इसके बाद लोगों ने बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन और मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड द एंड जनरल डायर टुक द चार्ज।
फिर एक मार्शल लॉ लगा दिया गया और लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जो बैंक में, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन पर अटैक करना शुरू कर दिया, उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। मार्शल लॉ लगाया गया और जो जनरल डायर ने इसका चार्ज ले लिया था। देखिए ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसे अगली क्लास में कराया जाएगा। थैंक यू।